नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज कृषि विज्ञान के कक्षा 12वीं के जो सिलेबस के पाठ्यक्रम के हिसाब से हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है जैविक खेती, परिभाषा, महत्व एवं उसका भविष्य। तो जैविक खेती से जैसा कि तात्पर्य है कि ऐसी खेती जिसके अंतर्गत हम क्या करें, जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं और जैविक खाद का इस्तेमाल करने के उपरांत हम लोग ऐसी खेती के माध्यम से जो भी हमें फसल के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों को हम ध्यान में रखें तो ऐसी खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जहाँ पर किसी भी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जहाँ पर किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और जैविक खेती एक जीवित संगठन के रूप में इसको माना गया है, कृषि रूपी जीवित संगठन के रूप में माना गया है। और इस संगठन के अंतर्गत जो जीवित संगठन है उसके कुछ अंग हैं। जीवित संगठन के अंग, तो ये वो अंग हैं जिनके माध्यम से अगर किसी स्थान विशेष क्षेत्र में जहाँ पर हम जैविक खेती करते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, और इस खेती के माध्यम से जो जीवित संगठन के जो अंग है, कृषि रूपी जीवित संगठन के अंग, इन अंगों में से अगर एक भी अंग जो है वो हिस्सा ना ले या उसमें से किसी भी अंग का ह्रास हो जाता है या कमी पाई जाती है तो ऐसे में हमारे लिए जैविक खेती को करना असंभव है। इसलिए हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कृषि रूपी जो हमारा जैविक संगठन है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की। तो हमारे पास में ऐसा खेत होना चाहिए जहाँ पर हम पिछले 2 या 3 वर्षों तक वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक का प्रयोग ना किया गया हो, ना ही किसी रासायनिक खाद का उर्वरक का वहाँ पर प्रयोग किया गया हो। तो ऐसी भूमि का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं और इस जगह पर ये खेती जब की जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी रासायनिक पदार्थ का अनुषंगी प्रभाव दिखाई नहीं देता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो भी कृषि करने वाले जो किसान हैं जिन्हें जैविक खेती के माध्यम से जो उत्पाद प्राप्त करने होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक अनुषंगी प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो हम चाहते हैं कि मनुष्य का स्वास्थ्य भी बना रहे और उस स्वास्थ्य के साथ में हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना करें। हम पौधों की बढ़वार के लिए जो अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है उसको हम कम करना चाहते हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में भविष्य की जो नीतियां हमारी होंगी तो उसमें हम जैविक खेती को बढ़ावा दें। तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती एक प्रकार से अगर अपन देखा जाए तो इसका एक जीवित संगठन या कृषि जो है एक तरह की, जिसमें खेत के बाद में हम दूसरा जो अंग है इसका वो अंग हम देखते हैं वो है पशु। तो पशुओं का भी जैविक खेती के अंदर अपनी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि इन्हीं पशुओं के द्वारा हमें जो मल मूत्र इनका प्राप्त होता है, जिसे गोबर की खाद हम जो बनाते हैं, कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। तो पशुओं का हमारे खेत के साथ में जो अटैचमेंट है, हम जो भी खेती करते हैं उस खेती के अंदर कृषि के साथ में जब हम पशुपालन भी करें तो इससे हमको दोहरा फायदा होता है। एक तो पशुओं के लिए हम चारा उपलब्ध करवा सकते हैं और दूसरा पशुओं से प्राप्त जो मल मूत्र है उसका हम खाद बना करके इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें कि जो भी उपलब्धता है जैविक खेती के लिए उन सारे वस्तुओं की उपलब्धता वहीं पर हमें प्राप्त हो जाए, हमें कहीं से आयात ना करना पड़े, किसी दूसरे स्थान से हमको ना मंगाना पड़े। तो हमारे पास में अगर पशु मौजूद हैं तो इन पशुओं को हम पाल करके क्या कर सकते हैं, इन
जैविक संगठन के उस अंग की भरपाई कर सकते हैं ताकि हम जैविक खेती के अंतर्गत पशुओं से लाभप्रद जो खाद है जो जैविक तरीके से तैयार की जाती है उस तरीके से तैयार करके हम जैविक खेती के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो है हम उद्यान की बात करते हैं। उद्यान, तो उद्यान जो है ये भी जैविक खेती के अंतर्गत जीवित संगठन का एक अंग है। इस अंग का अगर हम देखें तो हमारे आसपास जहाँ पर भी खेत है और जो किसान भाई खेती करते हैं और जैविक खेती करना चाहते हैं और जैविक खेती के जो भी मापदंड हैं उनको पूरा करके वो क्या करते हैं कि उद्यानों का भी वहाँ पर समावेश किया जाता है। इन उद्यानों के माध्यम से हम फल वृक्षों को वहाँ पर प्रत्यारोपित करते हैं, उन फल वृक्षों को लगा करके हम फल प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इन फलों के वृक्षों की जो टहनियाँ हैं, जो शाख पत्तियाँ हैं, ये भी जैविक खाद के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ह्यूमस तैयार की जा सकती है, मोर ह्यूमस तैयार की जा सकती है, मल ह्यूमस तैयार की जा सकती है। तो जो उद्यान है वो उद्यान भी आसपास के क्षेत्र के अंदर जहाँ पर उद्यान लगाए जाते हैं तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की जो उपलब्धता है वो मृदा के अंदर बहुतायत से पाई जाती है। और ये इनके बगैर हम क्या नहीं कर सकते, जैविक खेती नहीं कर सकते। हमें इन अंगों को ध्यान में रखना है कि हमारे पास खेत है, हमारे पास पशु है, हमने उद्यान भी लगाया उस खेत के अंदर और खेत की कुछ जगह को हम सीमित कर लेते हैं जहाँ पर हम कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए हम नालियाँ तैयार कर सकते हैं और वहाँ पर हम केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ पौधों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, जो भी कृषि अवशेष हैं, उन अवशेषों का उपयोग हम कर सकते हैं इसके अंतर्गत। और चौथी बात हम बात करते हैं जड़ी बूटी की। तो कुछ मेडिसिनल प्लांट भी हैं जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी भी आसपास के क्षेत्रों के अंदर आपको जहाँ पर हम खेती करते हैं वहाँ पर हम कुछ ऐसे पौधे भी लगाएं जो कि जड़ी बूटी का काम करें। कीटनाशक के तौर पर हम कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव ना करने के बजाय जैसे हम नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों की खली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के बीजों को कूट कर पीस कर उसका जो अर्क है वो तैयार करके हम उस भूमि के अंदर प्रदान कर सकते हैं ताकि उस भूमि के अंदर कीटनाशक मिलाने की हमको आवश्यकता ना पड़े। तो ऐसे में हम ऐसे जड़ी बूटी या मेडिसिनल प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में अगले जैविक संगठन की बात करें अपन जीवित अंग के रूप में तो मित्र कीट की बात करते हैं। मित्र कीट, फ्रेंडली इंसेक्ट, ये कीट जो हैं ये भी जीवित संगठन का एक अंग है। तो मित्र कीट अगर हमारे पास में आसपास के क्षेत्र में जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की अगर अपन बात करें, जहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु परस्पर अपना अंतर संबंध स्थापित करते हैं, तो उस इकोसिस्टम के अंदर, उस पारितंत्र के अंदर मित्र कीटों का होना जरूरी है। क्योंकि ये मित्र कीट जो हैं वो सूक्ष्म जीवों की उपलब्धता के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। हानिकारक कीटों को नष्ट किया जा सकता है और मित्र कीटों को पाल करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी फसल को बचा सकते हैं। और कुछ कीट क्या होते हैं, दूसरे कीटों को मार करके खाते हैं, जिनको हम प्रीडेटर कहते हैं, परभक्षी कीट कहते हैं। और ऐसे कीट हमारे लिए मित्र कीट का काम कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं स्वयं मनुष्य की बात करते हैं। तो मनुष्य जो है ये भी हमारे जीवित संगठन का एक अंग है। तो हम इन अंगों को अगर अपन देखें तो ये सारे जितने भी जीवित संगठन के अंग हैं जो कि कृषि रूपी जीवित संगठन के अंग हैं। तो इन अंगों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, एक जैविक खेती को हम अंजाम दे सकते हैं। इसके बिना हम जैविक खेती करना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर इस संगठन में से कोई भी एक अंग अगर गायब हो जाता है या वो मौजूद नहीं है इस संगठन के अंतर्गत, तो एक अंग के यहाँ से निष्कासित हो जाने के कारण हम जैविक खेती को
उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए हम जहाँ कहीं भी जैविक खेती करना चाहते हैं या हम जिन मापदंडों को पूरा करना चाहते हैं, जिन मापदंडों का हम पालन करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत इन अंगों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर इसमें से एक भी अंग नहीं मौजूद है तो हमारी जैविक खेती के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जीवित खेती के सारे मतलब जीवों के सहारे की जाने वाली जो खेती है, उस खेती को हम इस प्रकार से संचालित कर सकते हैं। आगे की कड़ी में हम बात करें तो इन अंगों के द्वारा ही कृषि का संतुलन बना रह सकता है। और जैविक खेती के घटक जैविक खेती के घटक। तो यहाँ पर हम जैविक खेती के घटकों की बात करें कि ऐसे घटक जो जैविक खेती के अंदर है ना इस्तेमाल होते हैं और इन घटकों की जो अनुपस्थिति है वो जैविक खेती को प्रभावित करती है। अगर ये घटक अधिकता में है या इनकी कमी है तो दोनों का ही क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक मात्रा में इन घटकों की मौजूदगी जैविक खेती को प्रभावित करती है और कमी होने पर भी इसकी जैविक खेती को प्रभावित करती है। तो हम यहाँ बात करें मृदा की, तो पहला जो घटक है वो है मृदा। और मृदा के अंतर्गत हम जैविक खेती की बात करें तो क्या हम ऐसी मृदा का इस्तेमाल करें जिस मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव मौजूद हो, यानी कि जो मृदा आप काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि आप जैविक खेती कहाँ करना चाहते हैं। जहाँ पर आप जैविक खेती करना चाहते हैं वहाँ की मृदा कैसी है, उस मृदा की पीएच कैसी है, उस मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति या उपलब्धता कितनी है, मित्र कीट वहाँ पर कैसे हैं। यानी कि किसी ना किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा जो है वो जैविक खेती के ऊपर विपरीत प्रभाव न डाले। तो ऐसे में हम उसी मृदा का हम चयन करते हैं जहाँ पर हम जैविक खेती कर सकते हैं। तो दूसरा टारगेट अपना ये बनता है कि इसके अंदर जो दूसरा घटक है वो है पशु का। तो पशु जो है ये भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो पशुओं के द्वारा हमें जो है जैविक खाद तैयार करने के लिए हमें कच्चा माल उपलब्ध हो जाता है। जैसे उनका गोबर है, मलमूत्र है, जो वो हमें एज ए रॉ मटेरियल हमको प्राप्त हो जाता है। और इस कच्चे माल को हम सड़ा गला कर सूक्ष्म जीवी अपघटन के द्वारा हम क्या करते हैं, जैविक खेती करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पशुओं का जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यानी कि हम कृषि के साथ जो पशुओं का हम पालन करते हैं तो मिश्रित खेती का हमको सहारा लेना पड़ेगा। और इसके बाद की हम बात करें तो जैविक खेती के घटक जो है मृदा, पशु और इसके अलावा वातावरण। तीसरा जो घटक है वो अपने है वातावरण। तो वातावरण भी जैविक खेती के अनुकूल होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ पर हम जैविक खेती कर रहे हैं वहाँ पर सिंचाई जल की उपलब्धता है या नहीं। दूसरा, वहाँ पर वातावरण में आर्द्रता की मात्रा कितनी है ना। तो जहाँ पर नमी मौजूद हो, मृदा में नमी मौजूद हो, वातावरण में जब नमी मौजूद हो, आसपास के अंदर जो पेड़ पौधे हैं और जो प्राणी हैं वहाँ के, उनके बीच में परस्पर पारितंत्र स्थापित होता है और परस्पर जो संबंध है उस संबंध के आधार पर वो वातावरण जैविक खेती के अनुकूल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें अनुकूल बनाना पड़ेगा। तो ऐसे वातावरण के अंदर जहाँ पर हम जैविक खेती करना चाहते हैं तो उस जगह पर हमें आसपास के क्षेत्र खेत के अंदर हमें चारों तरफ फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है, बड़े वृक्ष लगाने हैं, है ना। और जो कि छायादार हो और जहाँ पर छाया रहती हो तो छाया के नीचे नमी बनी रहती है।
हम पलवार चलाते हैं वहाँ पर, और पलवार बिछा करके भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर नमी को बरकरार रख सकते हैं, ताकि सूक्ष्म जीवों का जो नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, जो तेज धूप के कारण बढ़ेगी, तो हम ऐसे स्थान तैयार करें जहाँ पर हम बड़े वृक्ष लगाएं, मध्यम आकार के लगाएं, छोटे वृक्ष लगाएं, और खेत के जो मेड़ है उसके चारों तरफ हम मेड़बंदी करके और सूक्ष्म जीवों को वहाँ पर नमी को बनाए रखने के लिए, यानी कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापक्रम है वो भूमि का बनाए रखना है। उसमें समय समय पर सिंचाई करनी है, और जो भी हम खाद इस्तेमाल करते हैं तो खाद वहीं पर ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें सिंचाई जल की उपलब्धता हो। यानी कि शुष्क और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल संसाधनों की कमी है, तो वहाँ पर हम जैविक खेती करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम ऐसे स्थानों पर खेती करें, जैविक खेती, जहाँ पर आपको सिंचाई जल उपलब्ध हो जाता है। वहाँ पर भूमि की जो वातावरण की आसपास की हम क्या कर सकते हैं, आज हमारे देश के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके आसपास के क्षेत्र को सुधारने के लिए, जैविक खेती के हिसाब से उनको तैयार करने के लिए उनको हिदायत दी जाती है कि भी आप अपने खेतों के आसपास वृक्षारोपण करें, प्लांटेशन करें, फेंसिंग करें, इस तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि जैविक खाद जो है जब सिंचाई की जाती है तो लंबे समय तक नमी बनाए रख सकती है, लेकिन हमारे पास भी सिंचाई जल का होना जरूरी है। और चौथा हम पॉइंट की बात करें तो उद्यान, है ना, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम उद्यान निर्माण करते हैं। तो इन उद्यानों के अंदर भी हम ऐसे फल वृक्ष लगाएं जिनकी पत्तियां, शाखाएं जो है वो जैविक खाद के अंदर इस्तेमाल हो सके, है ना। तो इस प्रकार से हम जैविक खेती के जो घटक है, इन चारों घटकों में से इन सारे घटकों का मौजूद होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी घटक यहाँ पर प्रभावित होता है तो हमारी जैविक खेती भी क्या होगी, प्रभावित होगी। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं जैविक खेती के उद्देश्य की। तो जैविक खेती का जो उद्देश्य है ना, कि हम जैविक खेती क्यों करना चाहते हैं, हमारा सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल उठता है कि आखिर जैविक खेती जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से श्रेष्ठ है, क्यों कारगर है, क्यों हम इसको खेती को अपनाना चाहते हैं, ऐसा हमको क्या फायदा मिल रहा है। तो हमारे दिमाग में सीधा सा प्रश्न आता है, तो इसका जवाब भी हमें खोजना चाहिए कि आखिर जैविक खेती के माध्यम से हम किस चीज के ऊपर नियंत्रण पा रहे हैं। हम मनुष्य के उस स्वास्थ्य के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, भावी पीढ़ी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन के अंदर हम फल, सब्जियां और अनाज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इन अनाजों के उत्पादन के दौरान जब हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर, इनके पार्ट्स पर मिलियन की जो मात्रा है वो हमारे खाद्य पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में चली जाती है, और आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे इन केमिकल्स का डिपोजिशन हमारे शरीर के अंदर होने लग जाता है, और हम असाध्य रोग हमें हो सकते हैं, और ऐसे में कैंसर भी हो सकता है। कई हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि मनुष्य के जो स्वास्थ्य की सुरक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है। तो उसके लिए हमारा पहला उद्देश्य है कि हम क्या करें, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रखें। तो पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य है, यानी कि हमारे आसपास जहाँ पर हम जैविक खेती कर रहे हैं, उस खेती को जहाँ पर किया जा रहा है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो स्वस्थ होना चाहिए। यानी कि प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर प्रदूषण बिल्कुल कम हो,
भूमि का प्रदूषण कम हो, यानी कि मृदा के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रीज एरिया से आने वाले वेस्ट पदार्थ उसमें ना चले जाएं, केमिकल्स ना चले जाएं, भूमि के बंजर होने को हम रोक सकते हैं। ऐसे में हम पर्यावरण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम वृक्षारोपण करें, ठीक है ना, और दूसरा हम पशुओं को पालें, ठीक है, और मनुष्य के क्रियाकलाप ऐसे ना हो कि वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए। तो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले क्रियाकलापों को हमें पूरी तरह से प्रतिबंधित करना पड़ेगा, तभी हमारे पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाया जा सकता है। और इसके माध्यम से जो जैविक खेती जब हम करेंगे तो उसके अंदर मिलने वाला जो भी उत्पाद है, वो जो कृषि उत्पाद है, अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, इन सब के अंदर हम उसकी गुणवत्ता पाएंगे। और नहीं तो क्या होगा कि दिखने में जो चीज़ें आकर्षक हैं और दिखने में अच्छी हैं फल और सब्जियां, लेकिन उसके अंदर केमिकल पाया जाता है। उन रासायनिक प्रभावों से निजात पाने के लिए आज हमारे लिए जैविक खेती करना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि हम भावी पीढ़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे रोगों को देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बनाए रख करके हम उस जगह पर जैविक खेती कर सकते हैं, और इस जैविक खेती के द्वारा हम दूसरा आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं। आर्थिक समृद्धि यानी कि आज किसान अपने 1 बीघा खेत के अंदर अगर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्राप्त करता है, हो सकता है वो तादाद में ज्यादा हो, लेकिन जब उसकी माल की बिक्री के लिए जब वो सब्जी मंडी में जाता है तो वहां पर उसकी कीमत क्या हो सकती है, उसको कम मिलेगी, ठीक है ना। और ऐसे में लोग ऐसी चीजों को खरीदना नहीं चाहेंगे जिनके द्वारा उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति जागरूक है वो अपने भोजन वस्तु के लिए समझौता नहीं करेगा और वो ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहेगा, ऐसी चीज़ों को अपने खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में लेगा जिससे कि उसके स्वास्थ्य के ऊपर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े। तो अगर किसान जैविक खेती को अपनाता है तो उस खेती को अपना करके उसकी आर्थिक समृद्धि होती है, ऐसी चीज़ों का मूल्य उसको अधिक मिलेगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिक मूल्य प्राप्त करना, यानी फल सब्जियों के द्वारा हम अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, तो किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। और तीसरा जो पॉइंट है अपने, जो कि उद्देश्य जो कि जैविक खेती के अंदर सामाजिक तथा आर्थिक समता, सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता। तो हमारे देश में जब स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को फायदा पहुंचेगा तो ऐसे में जैविक खेती जो है वो सभी किसान भाइयों को अपनाने के लिए आगे आना होगा। और वो सभी यही चाहेंगे कि हम जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिससे हमें जो चीज़ 20 रुपये किलो बिक रही है, अगर मान लो उसका 30 रुपये किलो अगर हमको मूल्य मिल रहा है तो इसमें हमको फायदा भी होगा। अगर हम कम उत्पादन प्राप्त करते हैं फिर भी हम उसका मूल्य अधिक प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्योंकि जो चीज क्वालिटी बेस्ड है उसका मूल्य भी अधिक प्राप्त होगा। तो ऐसे में सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता का भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। तो इस चीज को हम चाहते हैं कि भी हम इन तीनों उद्देश्यों की भरपाई कर सके, इनको पूरा कर सके, तभी जैविक खेती हमारे देश के अंदर संभव है। और किसान भाइयों को जैविक खेती अपनाने के लिए सरकार भी दिशा निर्देश जारी कर रही है, उनको प्रशिक्षण दे रही है, ताकि इस माध्यम से की जाने वाली खेती से प्राप्त जो भी उत्पाद हैं उनका अधिक मूल्य प्राप्त हो और वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी हो और किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवा का कोई भी अनुषंगी प्रभाव, साइड इफेक्ट उनके स्वास्थ्य के ऊपर ना पड़े।